दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम मैथ पेडागोजी के उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं। मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? ऑप्शन है पहला व्यवकलित जमा, दूसरा ऑप्शन है व्यवकलित घटा, तीसरा ऑप्शन है तुलनात्मक जमा और चौथा ऑप्शन है तुलनात्मक घटा। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइएगा शाब्दिक समस्या किस प्रकार की है। शाब्दिक समस्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, तुलनात्मक जमा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तरकणा का सूचक है? ऑप्शन है पहला परिकलन में निपुणता की क्षमता, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, तीसरा ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता और चौथा ऑप्शन है गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए गणितीय तरकणा का सूचक क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, जो कि एक गणितीय तरकणा का सूचक है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। वैन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह क्या है? ऑप्शन है पहला ज्यामिति चिंतन, दूसरा ऑप्शन है भिन्न, तीसरा ऑप्शन है संख्या की संकल्पना और चौथा है स्थानीय मान। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। वैन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला ज्यामिति चिंतन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? ऑप्शन है पहला चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, दूसरा ऑप्शन है कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना और तीसरा ऑप्शन है प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना और चौथा ऑप्शन है विवेचना करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। गणित में प्रश्न हल करने का कौशल क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, जो कि गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का होना चाहिए? ऑप्शन है पहला योग, व्याकलन, स्थानीय मान, गुणा। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा स्थानीय मान इसका सही उत्तर है। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए स्थानीय मान की जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? ऑप्शन है पहला क्यूबी जैनीय छड़ें, गिनतारा, जियो बोर्ड, संख्या चार्ट। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन पहला सही है, क्यूजी नेयर छड़ें इसका सही उत्तर है। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए क्यूजी नेयर छड़ें सही उत्तर इसका है। अगला प्रश्न देखेंगे। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको नहीं बताना है। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है पहला गणित में विचारों के सही संचार के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, दूसरा ऑप्शन है गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, तीसरा ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है
और चौथा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको नहीं में बताना है, जो नहीं वाला होगा वही आपका सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, जो कि नहीं आपका सही उत्तर है। वैसे आपके सारे ये ऑप्शन पॉजिटिव हैं, जबकि नेगेटिव आंसर ही आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का योग क्रम सूचक भाव में हुआ है। बताइएगा और उसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन है पहला, इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। दूसरा ऑप्शन है, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। तीसरा ऑप्शन है, इस घर में 3 कमरे हैं। और चौथा ऑप्शन है, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का योग क्रम सूचक भाव में हुआ है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, जो कि संख्या 3 का योग क्रम सूचक भाव में हुआ है, जो कि इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपसे यही पूछा गया था कि किसमें संख्या 3 का योग क्रम सूचक भाव में हुआ है, तो क्रम सूचक इस ऑप्शन में हुआ है, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, जो कि सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है। योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण या बजट बनाना। बताइएगा कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, बजट बनाना कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है पहला, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। दूसरा ऑप्शन है, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तीसरा ऑप्शन है, बोतल के ऊपर दृश्य को चित्रित करना। और चौथा ऑप्शन है, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। यह इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है, तो ऑप्शन तीसरा, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, दो 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 इंटू 0.2 इजुकल टू 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। शिक्षण अधिगम, यहाँ पर शिक्षण अधिगम कर लीजिएगा, शिक्षण अधिगम साधन उचित है। ऑप्शन है पहला, संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर, डायनेस ब्लॉक्स। चौथा ऑप्शन है, टेलर का गिनतारा। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि ये दिए हुए हैं, संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, ग्राफ पेपर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसे एनसीएफ कहते हैं, 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है पहला, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अकॉर्डिंग 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? आपको नहीं बनाना है, नहीं बताना है, वही आपका सही उत्तर होगा। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है पहला, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। दूसरा ऑप्शन है, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। तीसरा ऑप्शन है, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगम का प्रयोग। चौथा ऑप्शन है, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। नहीं आपका ही सही उत्तर होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियमों का कठोरता से पालन करना। यह इसका सही उत्तर है। आपका नेगेटिव आंसर ही आपका सही उत्तर है। आपसे नहीं में पूछा गया था, जो कि आपका ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित के संदर्भ में ग्रामीण छात्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पहला, यहाँ आपसे पूछा गया था कि गणित के संदर्भ में ग्रामीण छात्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पहला, उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, उनकी गणित में संचार निपुणता निकृष्ट है। तीसरा ऑप्शन है, उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह उनके काम नहीं आएगा। चौथा ऑप्शन है, उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है गणित के संदर्भ में। दोस्तों इसका सही है ऑप्शन है ऑप्शन चौथा, उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है? ऑप्शन है पहला, वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत हैं। दूसरा ऑप्शन है, वे अध्यापका का उसकी कक्षाओं की आयोजन तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती हैं। तीसरा ऑप्शन है, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, वे अधिगम का हिस्सा हैं। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? ऑप्शन है पहला, भाषाई बुद्धि।
तार्किक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, मनोगत्यात्मक बुद्धि। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, तार्किक बुद्धि। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, इस प्रकार की बुद्धि तार्किक बुद्धि कहलाती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या ये सभी। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, विश्वसनीयता। इसका सही उत्तर है विश्वसनीयता। इसका सही उत्तर है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है विश्वसनीयता। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है। ऑप्शन है पहला अप्रक्षेपित, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष अनुभव, तीसरा ऑप्शन है प्रक्षेपित या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है। दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रत्यक्ष अनुभव, जो कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से या सीखने की क्रियाओं से। बताइएगा मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है उद्देश्यों से। मूल्यांकन का निकटतम संबंध उद्देश्यों से होता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंकगणित की चार मूलभूत संक्रियाएं हैं। ऑप्शन है पहला योग, भाग, परिणाम और क्षेत्रफल ज्ञात करना, दूसरा ऑप्शन है परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना, तीसरा ऑप्शन है योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना, और चौथा ऑप्शन है योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। बताइएगा अंकगणित की चार मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं। बताइएगा दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। अंकगणित की चार मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग, जो कि अंकगणित की चार मूलभूत संक्रियाएं हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक, सारांशात्मक या भविष्यात्मक। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। किसी प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है, तो यह किससे संबंधित है। दोस्तों अगर आप विद्यार्थियों को फीडबैक दे रहे हो मूल्यांकन के दौरान, तो उसे कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। यह इसका सही उत्तर है। फीडबैक देना यह रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना, संरक्षण। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू कौन सा नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, संरक्षण इसका सही उत्तर है, जो कि संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है।
ऑप्शन है पहला, रेखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। दूसरा ऑप्शन है संख्यात्मक कौशलों का विकास। तीसरा ऑप्शन है बीजगणित पढ़ाना। और चौथा ऑप्शन है परिकलन व मापन पढ़ाना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, संख्यात्मक कौशलों का विकास, जो कि सही उत्तर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित संकीर्ण का मुख्य उद्देश्य है संख्यात्मक कौशलों का विकास। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। ऑप्शन है पहला, ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। तीसरा ऑप्शन है उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। और चौथा ऑप्शन है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। बताइएगा गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, जो कि गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। ऑप्शन है पहला, आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। तीसरा ऑप्शन है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। और चौथा ऑप्शन है 15 × 3 का मान ज्ञात कीजिए। बताइएगा निम्न में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। बताइएगा खुला अंत वाला कौन सा प्रश्न है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, 15 × 3 का मान ज्ञात कीजिए, जो कि खुला अंत वाला प्रश्न है। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है। यहाँ पर दोस्तों नैदानिक है, नैदानिक कर लिया। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है। उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तरों का, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, उद्देश्यों का, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है। अप्रत्याशित, अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है प्रत्यक्ष अनुभव। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है। प्रत्यक्ष अनुभव इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह बताइएगा क्या है। ऑप्शन है पहला, विभेदनात्मक अवस्था में, उपादान अवस्था में, संक्रियात्मक या परिणामात्मक। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह क्या कहलाएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, संक्रियात्मक अवस्था में। तो वह कौन सी अवस्था में है। वह संक्रियात्मक अवस्था में है, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वैन हेले के अनुसार वे ज्यामिति के किस स्तर पर हैं। ऑप्शन है पहला, मानसिक चित्रण स्तर,
विश्लेषणात्मक स्तर, अनौपचारिक निगमन स्तर या औपचारिक निगमन स्तर। बताइएगा वह किस स्तर पर है। आपको बताना है प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वैन हेले के अनुसार वे ज्यामिति के किस स्तर पर हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, वे मानसिक चित्रण स्तर पर हैं। वह ज्यामिति के मानसिक चित्रण स्तर पर है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। कई बच्चों को 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड 2 के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे। ऑप्शन है पहला, उनकी प्रतियों में उनके उत्तर को सही करें। दूसरा ऑप्शन है ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांतों को समझाएं। और तीसरा ऑप्शन है उन्हें उन लोगों के साथ समूहित करें जिन्होंने इसे सही ढंग से किया है। और चौथा ऑप्शन है उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहें। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर बताइएगा क्या होगा। कई बच्चों को 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड 2 के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांतों को समझाएं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में कम करने के कारक हो सकता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में कम करने के कारक हो सकता है। जेंडर, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित की प्रकृति या व्यक्ति की क्षमता। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए कौन सा गणित में कम करने के कारक हो सकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ्य योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है पहला, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद। दूसरा ऑप्शन है संरचित तरीके से गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करना। और तीसरा ऑप्शन है छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना। और चौथा ऑप्शन है लेखन गतिविधियों और संदर्भ के लिए प्रश्न। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना। आपको छात्र को अवसर देना है, ना कि उससे वंचित करना है अवसर से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं मानी जा सकता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन है पहला, गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए इंट्रैक्शन से कई समझ बना सकता है। तीसरा ऑप्शन है उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है गणित और अन्य पाठ या क्षेत्र के बीच संपर्क पर प्रकाश डाला गया। गणित और अन्य पाठ या क्षेत्रों के बीच संपर्क पर प्रकाश डाला गया। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है
ऑप्शन तीसरा, उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है, जो कि रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता। यह इसका सही उत्तर है। कौन सा? उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहे कौन सा कार्य एक गतिविधि है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? ऑप्शन है पहला, बच्चों द्वारा श्याम पट से नकल करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों का अन्वेषण में लगना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक समझते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। चौथा ऑप्शन है बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बच्चों का अन्वेषण में लगना। बच्चों का खोज करना या अन्वेषण करना बात एक ही है। तो दोस्तों ये थे मैथ पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप इन प्रश्नों को और लगा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सॉल्व किए। तो दोस्तों ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।